नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या डीआरडीओ इसरो के सक्सेस को रेप्लिकेट कर सकता है, इसरो के सक्सेस को दोहरा सकता है। जिस तरीके से इसरो एज अ इंस्टीट्यूट भारत में बहुत ज्यादा सफलता हासिल किया है, भारत को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके गया है, भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, उसी तरीके से डीआरडीओ भी भारत को वेपन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बना सकता है। क्योंकि अभी तक अगर हम डीआरडीओ का इतिहास देखें तो उसने ठीक ठाक तो सफलता हासिल की है, पर बहुत अच्छी सफलताएं हासिल नहीं की हैं। उसका कारण यह है कि डीआरडीओ को बनाया ही गया था कि भारत को वेपन्स के मामले में, हथियार के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया है। और आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से इसरो ने इतनी ज्यादा सफलता को हासिल किया जबकि डीआरडीओ इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर पाया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसरो की बात करते हैं। तो इसरो को 15 अगस्त 1969 में बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि यह भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में बहुत आगे लेके जाएगा, प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन के मामले में बहुत आगे ले जाएगा। इसके अलावा भारत की जो स्पेस से जरूरतें हैं उसको पूरा करने में मदद करेगा। और इसके लिए जरूरी था कि इसरो अपने लॉन्च व्हीकल्स को बनाए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टेब्लिश करे, रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम्स भी चलाए, इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम भी भारत के लिए बनाए। और ये सब कुछ इसरो ने बनाया, अचीव किया और उसको सफलता हासिल हुई। और ऐसा नहीं है कि इसरो को बस रातों रात सफलता हासिल हुई है, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत इसरो के वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने किया है। इसरो के सफर में कई बार ऐसी भी समस्याएं आई हैं जब इसरो को दूसरे देशों द्वारा टेक्नोलॉजी को शेयर करने से भी मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसरो रुका नहीं, थका नहीं और हर एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत में ही खुद से ही निर्माण किया। और खास बात यह है कि जिस भी इन्वायरमेंट में इसरो ने ये सब अचीव किया है, ये बहुत ही रेयर है। क्योंकि आप सबको पता है कि इसरो को बजट भी बहुत ज्यादा कम एलोकेट किया जाता है, लेकिन उस कम बजट में भी इसरो ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और अगर हम इसरो की सफलता की बात करें तो हाल ही में पिछले महीने ही इसरो ने चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पे सॉफ्टली लैंड करवाया था। और इस कारनामे को कर करके इसरो ने भारत को दुनिया का पहला देश बना दिया जो मून के साउथ पोल पे सॉफ्टली लैंड किया हो, वहां पे अपने लैंडर को उतारा हो और वहां पे रोवर को भी चलाया हो। इसके अलावा आप सबको पता है कि इसी महीने 2 सितंबर को इसरो ने भारत के पहले सन मिशन को लॉन्च किया है, आदित्य L1 को, जो कि सन की स्टडी करेगा, सन के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसके अलावा आप सबको पता है कि मंगलयान मिशन को भी इसरो ने सक्सेसफुली अंजाम दिया था। और यह उस समय भारत दुनिया में पहला देश बना था जब पहली ही सक्सेस में मंगल पर भारत पहुंचा था और वहां पे अपने आर्बिटर को मंगल की कक्षा में सक्सेसफुली स्थापित करने में कामयाबी भी हासिल की थी। इसके अलावा PSLV रॉकेट हो या GSLV, इन सभी को बनाने में इसरो ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और खास बात यह है कि ये जो इसरो के जो ये व्हीकल्स हैं, जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, ये बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही कम कीमत पे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। और आने वाले मिशन की बात किया जाए तो इसरो का अब नया टारगेट है भारत के व्योमनाट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाए और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बने। तो ये सारी सफलताएं इसरो ने इन कठिन परिस्थितियों में हासिल की है। वहीं अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। और खास बात यह है कि ये फिलहाल के समय में 50 लैब्स के साथ, जो कि डाइवर्स फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहा है। और इस पूरे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मतलब ही यही था कि यह संगठन भारत को डिफेंस के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा। ये संगठन डिफेंस के मामले में भारत के कटिंग एज वर्ल्ड क्लास वेपन्स को डेवलप करेगा। तो इस तरीके के ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं डीआरडीओ के। लेकिन अगर हम अभी तक डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने बहुत ज्यादा सफलताएं हासिल नहीं की हैं। डीआरडीओ में सफलताओं से ज्यादा असफलताएं हैं, लेकिन फिर भी डीआरडीओ ने बहुत सारी मदद की है भारत के आर्म्ड फोर्सेस की, भारत को वेपन्स के कई मामलों में आत्मनिर्भर बनाने की। तो ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ पूरी तरीके से असफल है या डीआरडीओ काम नहीं कर पा रहा है। इस संगठन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको सॉल्व किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर डीआरडीओ की तुलना इसरो से किया जाए तो इसरो पूरी तरीके से फोकस्ड है स्पेस एप्लीकेशंस में, जैसे प्रपल्सन मॉड्यूल को बनाना, मटेरियल साइंस में, कंट्रोल नेविगेशन में, इमेजिंग में और ट्रैकिंग में। इन सभी चीजों में इसरो इन्वॉल्व है और वो इन्हीं सब चीजों पे पूरी तरीके से फोकस्ड है। लेकिन अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। डीआरडीओ का काम अंडर वाटर से लेकर के सरफेस से लेकर के एयर तक, यानी पृथ्वी, नभ और जल, ये तीनों जगह फैला हुआ है, जिसकी वजह से डीआरडीओ का फोकस डाइल्यूटेड है यानी बिखरा हुआ है। क्योंकि डीआरडीओ को इन तीनों सभी एरिया में काम करना पड़ता है। तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि इसरो
अपने पूरे प्रोग्राम का, पूरे प्रोडक्ट का डेवलपर है, लॉन्चर है, कंट्रोलर है। यानी इसरो सब कुछ करता है। एक प्रोडक्ट को डेवलप भी करेगा, उसको लॉन्च भी करेगा, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल भी करेगा। लेकिन डीआरडीओ की बात की जाए तो डीआरडीओ केवल डेवलपर है, ना ही वो कंट्रोलर है, ना ही वो लॉन्चर है। डीआरडीओ का काम है कि एक प्रोडक्ट को बनाए, उसको आर्म फोर्सेस को सप्लाई करे, क्योंकि उसको कंट्रोल करना और लॉन्च करना ये काम भारत की सेनाओं का है। लेकिन डीआरडीओ का काम है उसको रिसर्च करना और डेवलप करना। तो ये तो हुई डीआरडीओ की इसरो से तुलना। लेकिन अब हम बात करते हैं कि डीआरडीओ फिलहाल के समय में किस तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये इतनी सारी समस्याएं इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि इस संगठन में कमी है विजिबल स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर का। और इसको मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं। आपने सुना होगा यूएस के डार्पा के बारे में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है यूएस के, और वो पूरी तरीके से डेडिकेट होके इंटीग्रेट होके काम करता है। और खास बात यह है कि यूएस के इस डार्पा में, जो कि डीआरडीओ के तरह ही एक संगठन है जो कि अमेरिका में वेपन्स का निर्माण करता है, नए नए रिसर्च करता है, नए नए वेपन्स के निर्माण में लगा रहता है, उसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग से लैब स्थापित किए गए हैं। यानी आर्मी के लिए अलग से काम किया जाता है, नेवी के लिए अलग से पूरा एक डिपार्टमेंट है और एयरफोर्स के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है। लेकिन डीआरडीओ में ऐसा कुछ नहीं है। डीआरडीओ में सब कुछ एक साथ ही होता है। हालांकि डीआरडीओ में 50 लैब जरूर हैं, लेकिन डीआरडीओ में सारे काम एक साथ किए जाते हैं। उसमें आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए गए हैं। लेकिन यूएस के डार्पा की बात करें तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों को अलग अलग रखा गया है। अलग अलग उनके लिए लैब्स स्थापित किए गए हैं ताकि एक ही चीज पर इंटीग्रेटेड फोकस के साथ काम किया जा सके। और आप एक बात जान के हैरान हो जाएंगे कि यूएस के डार्पा में केवल 200 से ज्यादा ही एम्प्लॉय काम करते हैं, इससे ज्यादा एम्प्लॉय उसमें काम नहीं करते हैं। और यही वो सब कुछ वर्ल्ड क्लास कटिंग एज वेपन्स का निर्माण करते हैं। और खास बात यह है कि ये जो डार्पा में 200 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो अपने फील्ड में दी बेस्ट हैं। और यूएस के वेपन्स की जो भी असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग की काम होती है, वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। डार्पा ये सब चीजें नहीं करती है। यानी यूएस का जो डीआरडीओ है वो पूरी तरीके से फोकस्ड है केवल नए नए और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को विकसित करने में। प्रोडक्शन करना उसका काम नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारा जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें हजारों की संख्या में वैज्ञानिक काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना ज्यादा आउटपुट उसका मिल नहीं पाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि डीआरडीओ को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़ेगा ताकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके के काम कर सकें। जैसे एक सेक्टर आर्मी का हो, वो पूरी तरीके से इंडियन आर्मी से रिलेटेड वेपन्स का निर्माण करे। दूसरा सेक्टर हो एयरफोर्स का, जो पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड ही वेपन्स का निर्माण करे। तीसरा सेक्टर हो नेवी का, जो पूरी तरीके से केवल और केवल इंडियन नेवी से रिलेटेड वेपन्स का निर्माण करे। इस तरीके से डीआरडीओ को फोकस्ड करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जैसे यूएस ने अपने डार्पा के साथ किया है। तो निश्चित रूप से डीआरडीओ को ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है, उसके बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को डीआरडीओ के साथ मिलाने की आवश्यकता है ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी को, इसके आउटपुट को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और भारत सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। हाल ही में भारत सरकार ने 9 मेंबर्स की एक समिति को गठन किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके पूरे स्ट्रक्चर के रिव्यू के लिए, ताकि इसमें कमियों को देखा जा सके कि क्या कमियां हैं इस संगठन के अंदर जो ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और उसको सुधारा जाए, उसके कमियों को दूर किया जाए, उसको नए स्ट्रक्चर में ढाला जाए और डीआरडीओ एक नए अवतार में सामने आए, ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा आउटपुट दे सके, देश को वेपन्स के मामले में आत्मनिर्भर बना सके। जिन प्रोजेक्ट्स को डीआरडीओ डिले करता रहता है, समय से डिलीवर नहीं कर पाता है, उनको समय से पूरा कर सके। डीआरडीओ को अकाउंटेबल बनाया जाए उसके काम के लिए, उसके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस तरीके की 9 मेंबर्स की कमेटी गठित की गई है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डीआरडीओ के पूरे स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार अपने इस कमेटी के जरिए कुछ ऐसे सुझावों के साथ सामने आएगी जिससे कि डीआरडीओ को यूएस के डार्पा की तरह बनाया जा सके, उसको उस तरीके से विकसित किया जा सके ताकि भारत को डीआरडीओ वेपन्स के मामले में आत्मनिर्भर बना सके, नए कटिंग एज वेपन्स को डेवलप कर सके और डीआरडीओ भी इसरो की तरह एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सके। और ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ ने कुछ हासिल ही नहीं किया है, डीआरडीओ ने भारत के लिए बहुत सारी सफलताएं हासिल की हैं, भारत को वेपन्स के मामले में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने में मदद भी की है। आपने डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना होगा। ये जो पूरा प्रोग्राम है वो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है भारत की सुरक्षा के लिए, भारत को बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा आप सबको पता है कि भारत का 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, यह भी डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि तेजस जो एयरक्राफ्ट है वो भी डीआरडीओ के सहयोग से ही
ही डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया है। तो फाइटर जेट्स के मामले में भी डीआरडीओ ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास किया है और आगे भी ये करता ही रहेगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि डीआरडीओ ने भारत की सबमरीन्स के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम को भी बनाया है, ताकि भारत की जो सबमरीन्स है वो और ज्यादा साइलेंट और लीथल हो सके, वो ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सके और दुश्मनों के ऊपर काल बन के टूट सके। इसके अलावा डीआरडीओ की और सफलताओं की बात करें तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, अग्नि सीरीज की मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, अर्जुन मेन बैटल टैंक, इस तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो ये थी पूरी वीडियो इसरो और डीआरडीओ को लेकर के कि किस तरीके से इसरो ने अपनी सफलता को हासिल किया है और डीआरडीओ किस तरीके से उस सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। और खास बात यह है कि इसरो ने जो भी सफलताएं हासिल की है, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल की है, उसको यदि वह डीआरडीओ के साथ शेयर करेगा तो डीआरडीओ भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो इसरो और डीआरडीओ के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सुझाव है कि किस तरीके से डीआरडीओ को और ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, किस तरीके से डीआरडीओ देश को वेपन्स के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।